हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉकर वाला। आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, शायद थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, वीडियो का अंत तक बने रहिए, शायद पता चल जाएगा पूरा। तो देर न करके चलिए शुरू करते हैं। ये है आज का टॉपिक। फर्स्ट हम लोग जानेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ स्टॉक मार्केट का रिलेशन क्या रहता है। तो यही मेन टॉपिक है। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस का लाइफ साइकिल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एनालिसिस का परफॉर्मेंस जो मिलता है 5 फोर्सेस मॉडल के साथ, ये भी जानना पड़ेगा। तो उसका रिलेशन क्या रहता है? रिलेशन में रहता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो और बोथ और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है कोई भी बिजनेस में, ठीक है। इंडस्ट्री एनालिसिस एक मार्केट असेसमेंट टूल है जहाँ पर कोई बिजनेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट पोटेंशियल कितना रहता है उस इंडस्ट्री में, ये जानने का कोशिश करता है, और उसका प्रेजेंट में कॉम्पिटिटर कितना है ये भी जानने का कोशिश करता है। तो इसका लाइफ साइकिल क्या रहता है? फर्स्ट आता है स्टार्टअप स्टेज, नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज, कंसोलिडेशन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। स्टार्टअप स्टेज में क्या आता है? स्टार्टअप स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करने को देखने को मिल सकता है, नहीं तो जीरो एकदम प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। नया नया टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के साथ इन लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। ग्रोथ स्टेज में कंपनी थोड़ा सा उस इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के ऊपर थोड़ा सा काम करता है, तो थोड़ा सा रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट को देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो कंसोलिडेशन स्टेज में क्या होता है? प्रॉफिट जो देखता है, फिर कंपनी जो बचा रहता है बिजनेस में, तो एक दूसरे को कंप्यूटर को खरीदने का कोशिश करता है, और बाकी जो बचा रहता है तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, तो उतना ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाता है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर फिर से न्यू इनोवेशन लेकर आना पड़ता है, तो कैश उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता है, नहीं तो रेवेन्यू फ्लैटन रहता है, नहीं तो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक। फिर नहीं, डिक्लाइन स्टेज में क्या आता है? डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि एकदम जो लेकर आया, जो न्यू इनोवेशन के साथ कोई कंपनी ट्रेंड के साथ साथ चल सकता है, पर कोई नहीं चल सकता है, कि जो चलता है तो वो टिका रहता है, और बाकी जो बचा रहता है तो वो खत्म हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री में क्या कहता है? ग्रोथ इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री, डिफेंसिव इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड साइक्लिकल इंडस्ट्री। ग्रोथ इंडस्ट्री में क्या आता है? ग्रोथ इंडस्ट्री में जब इकोनॉमी ग्रो होता है उसका साथ साथ इंडस्ट्री भी ग्रो करता है, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस साइकिल भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एक्सेट्रा। एंड साइक्लिकल इंडस्ट्री जब इकोनॉमी ग्रोथ होता है तब तो ग्रोथ तो होता ही है, जब गिरता है तब इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से गिरने को देखने को मिल सकता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, लग्जरी गुड सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर। ये ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। तो इस इंडस्ट्री में जब इकोनॉमी डाउन स्विंग आता है तब ये भी बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे गिर सकता है। ग्रोथ इंडस्ट्री, जहाँ पर साइक्लिक एंड ग्रोथ इंडस्ट्री दोनों एक साथ देखने को मिलता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सर्विसेज एक्सेट्रा। इंडस्ट्री एनालाइज करेंगे 5 फोर्सेस मॉडल के साथ, जिसको पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी बोलता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंप्यूटर को एनालाइज करता है एनवायरमेंटल फोर्स कितना रहता है, फिर ये एनालाइज करके ये सजेशन करता है कि हाई कॉम्पिटिटिव फोर्सेज में लो प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है, और लो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज में हाई प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है उस इंडस्ट्री। उसका 5 फोर्सेज जो होता है वो क्या क्या रहता है? तो एक होता है कॉम्पिटिशन delivery industry, a new threat of new entrants, a new substitute products and services, bargaining power of supplier, bargaining power of customer। कंपटीशन क्या होता है कि सिमिलर बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो दो कंपटीशन लड़ा जाता है तो उसको बोलता है तो कंपटीशन और राइवलरी इंडस्ट्री। तो इसका जो कुछ फैक्टर जो इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि इक्वली बैलेंस कंप्यूटर, स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री बहुत स्लो हो जाता है, डिमांड उतना ज़्यादा नहीं रहता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है, स्विचिंग कॉस्ट भी हमेशा चेंज होता है, प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है, इकोनॉमिक स्केल भी उतना ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं हो पाता है, एग्जिट बैरियर इजीली हो जाता है, और लास्ट में ये देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एंड थ्रेट ऑफ न्यू पोटेंशियल एंट्रेंट्स। इंडस्ट्री में नया फिर से कंपनी एंटर करता है मार्केट में, पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में जो इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इकोनॉमिक स्केल भी उतना तेजी से ग्रो नहीं हो पाता है, कैपिटल वो एंट्रेंस के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, कॉस्ट का एक डिसएडवांटेज आता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो बचा हुआ लीडर रहता है तो उसको भी बीट करना पड़ता है, लॉयल्टी को भी बीट करना पड़ता है, कॉस्ट को उतना ज़्यादा स्विचिंग नहीं करना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी क्रिएट करना पड़ता है, एंड कॉस्ट का कैपेसिटी कितना ऐड कर सकते हैं ये भी देखना पड़ता है। तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा कि नहीं ये भी एक नोटिस करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट रहने के लिए मेन एक जो है वो इनोवेशन, एक लीगल कोई इनोवेशन कर दो प्रोडक्ट का, फिर लीगल पेटेंट करके उसका भी एक डिफरेंशिएट कर सकता है।
सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस इंडिकेटर में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का दूसरा एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं उस इंडस्ट्री में, तो कंप्यूटर को बीट करने के लिए इसमें जो देखने को मिल सकता है इजी सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है, तो एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो ब्रांड आइडेंटिटी थोड़ा सा बढ़ता है, कॉस्ट भी स्विच करना पड़ता है। दो तरीके से कॉस्ट स्विच होता है, एक होता है रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस सब्स्टिट्यूट, जैसे कि सेम रहेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मिलेगा, सेम रहेगा, क्वालिटी सेम रहता है लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंशिएट रहता है, तो ये ब्रांड लॉयल्टी डिपेंड करता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि यहाँ पर सप्लायर अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ प्राइस का हाइक कर देता है बहुत ज़्यादा, मतलब सप्लायर बहुत ज़्यादा इसका बार्गेनिंग करता है एवं प्रोडक्ट का क्वालिटी रिड्यूस कर देता है बहुत ज़्यादा। जो देखने को मिलता है मोनोपोली बिजनेस होता है, जैसे कि मार्केट में उतना ज़्यादा कोई कंपटीटर है नहीं, तो उसमें तो और भी बार्गेनिंग पावर देखने को मिल सकता है। डिमांड अगर कस्टमर का ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर और भी ज़्यादा होता है। कॉस्ट अगर हमेशा स्विच होते रहता है तो ये भी और भी बार्गेनिंग पावर होते रहता है। तो एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट उसका अवेलेबल रहता है तो उतना ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं देखने को मिलता है। कोई इंपॉर्टेंट सर्विस पर देकर ये भी बार्गेनिंग पावर देखने को मिल सकता है। तो थ्रेट ऑफ अगर कोई इंपॉर्टेंट सर्विस के साथ साथ और भी कोई प्रोडक्ट ऐड करके से ये लोग बार्गेनिंग पावर देखने को मिलता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर में कस्टमर में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर सप्लाई का पास इतना ज़्यादा नहीं रहता है, सेल तो कर सकता है लेकिन कुछ भी खरीदने वाला है जो कस्टमर है वो कुछ भी दाम में खरीदने के लिए रेडी रहता है। यहाँ पर कस्टमर ज़्यादातर बार्गेनिंग करता है। इसमें क्या क्या इफेक्टिव पावर देखने को मिलता है, कनेक्शन ऑफ कस्टमर, कोई कनेक्शन दूसरे बायर के साथ कनेक्टेड रहता है तो वो बार्गेनिंग पावर और भी ज़्यादा करता है। डिमांड अगर उतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है तो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा देखने को मिलता है। स्विचिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है, स्विचिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा देखने को मिलता है। एबिलिटी सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कोई अवेलेबल रहता है तो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर देखने को ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा वॉल्यूम खरीदता है तो उसको बार्गेनिंग सप्लायर को बार्गेनिंग पावर देखने को मिलता है। थ्रेट ऑफ बैक एंड इंटीग्रेशन, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस में कोई ऑलरेडी है तो अगर सेलर के पास अगर कस्टमर को कोई जान पहचान है तो और भी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर देखने को मिल सकता है। आइडेंटिटी बनाता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करता है, बहुत सारा चीज़ करता है। लास्ट में जो हम लोग बताना चाहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने के, इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए जो देखना स्टेज ऑफ इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल क्या होता है, परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। नेचुरल कंपटीशन कितना है, जो कंपटीशन है उसको बीट कर पाएगा कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। सप्लाई का गैप कितना है, ये पूरा कर पाएगा कि नहीं, परफॉर्मेंस कितना अच्छा से कर रहा है ये भी एक देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसा है उस इंडस्ट्री में, और गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है ये भी एक देखना पड़ेगा। लास्ट में एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का अवेलेबल रहता है कि नहीं, लेबर कंडीशन में पूरा डिपेंडेंट है कि मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लेबर में ऊपर डिपेंडेंट है तो इंडस्ट्री में दूर रहना सबसे बेटर है कि अगर मशीनरी में है तो मशीनरी में वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्विलिटी, पॉल्यूशन हजार्ड, अगर पॉल्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये लास्ट में सबसे ज़्यादा जो देखना पड़ता है वो है इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, वैल्यूएशन बढ़ने का पोटेंशियल कितना रहेगा, मार्केट पोटेंशियल कितना रहेगा फ्यूचर में, ये एक देखना बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज का ओवरऑल वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो का यहाँ तक आ गया तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। तो यही था आज का ओवरऑल टॉपिक। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आप ही के पास आ सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।